नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है, उन्हें मैं बधाई देता हूं। आपको बता दें कि एशियन कैडेट कप फेंसिंग टूर्नामेंट में 17 देशों के तलवारबाज भाग ले रहे हैं। ऐसे ही हमारे इतिहास में यदि मैं बात करूं, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, रणजीत सिंह जी, श्री झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनेक महान योद्धाओं का उल्लेख मिलता है, जो तलवारबाजी में अद्वितीय कौशल, अनुबंध, वीरता के लिए सदैव स्मरण किए जाते हैं। चाहे पंजाब में सिख परंपरा में गतका हो, केरल में कलारिया पट्टू हो, या फिर उत्तराखंड, राजस्थान या देश के अन्य क्षेत्रों में तलवारबाजी और शस्त्र विद्या की गौरवशाली परंपरा हो। आज भी हमारे देश की विविध संस्कृतियों में विभिन्न शास्त्र विद्याओं का बहुत महत्व है, परंतु आधुनिक भारत में फेंसिंग खेल की शुरुआत काफी देर से हुई। अन्य खेलों की तुलना में फेंसिंग को उतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाया, लेकिन कुछ वर्षों में फेंसिंग ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की है। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भवानी देवी के राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में मेडल के बाद अब युवाओं का रुझान फेंसिंग की तरफ तेजी से बढ़ा है। आज हमारे युवा न केवल इस खेल में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज जिस प्रकार शूटिंग, आर्चरी और जेवलिन थ्रो जैसा खेलों में पूरे विश्व में भारत का परचम लहराता है, मुझे विश्वास है आने वाले समय में फेंसिंग में भी हमारे युवा उत्कृष्ट प्रदर्शन करके हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने का निरंतर कार्य किया जा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक मंचों पर भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहा है। उनके मार्गदर्शन में ही हमारी सरकार प्रदेश में भी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी वर्ष हमारे राज्य में हुई 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन ने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इन खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक प्राप्त किए और 7वां स्थान प्राप्त करके एक नया इतिहास बनाने का काम किया। हमने राज्य में 517 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है, जिसका एक उदाहरण एशियन कैडेट कप भी है, जो आप सबके मध्य में आयोजित हो रहा है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान को भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने के
अपने संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद खेल शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान हमारे राज्य की बनेगी। हल्द्वानी में बढ़ती स्पोर्ट्स एक्टिविटी को देखते हुए यहाँ के कारोबारियों के भविष्य की दिशा में भी सोचना होगा। खिलाड़ियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ अच्छे और बड़े होटलों के निर्माण की भी आवश्यकता है। हम पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। अभी मैं पिछले दिनों ही भारत सरकार के हमारे नागरिक उड़ान मंत्रालय में माननीय मंत्री जी से और उनकी पूरी टीम के साथ मेरी विस्तृत रूप से इस पर चर्चा और वार्ता हुई है कि जल्दी ही हमारा पंतनगर का जो हवाई अड्डा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे का शिलान्यास बहुत जल्द होने जा रहा है। इसके साथ ही हम रेल मंत्रालय से भी यहाँ और नई ट्रेनें चलाने के लिए भी आग्रह मैंने किया है, जिससे आने वाले समय में यहाँ खिलाड़ियों को, पर्यटकों को और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। भाइयों बहनों, प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उभरते हुए नवोदित उदयमान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने मतदाता सूची सुदृढ़ीकरण अभियान को लेकर कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से बिहार में चलाए जा रहे अभियान का पार्टी पूर्ण रूप से समर्थन करती है। इस अभियान के तहत न केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस अभियान के तहत आने वाले चुनाव में कोई मतदाता छूटे ही ना ही कोई गलत मतदाता सूची में शामिल होगा। साथ ही महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी हमेशा पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव के पक्ष में रही है और इस अभियान से लोकतंत्र मजबूत होगा। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग अगर कोई निर्णय करता है मतदाता सूची के शुद्धिकरण का तो उसका हम समर्थन करते हैं और पूरे देश के अंदर ये हो रहा है। कोई बिहार में प्रारंभ हुआ, पूरे देश के अंदर भविष्य के अंदर चुनाव होने, कोई मतदाता छूटे नहीं और गलत मतदाता जुड़े नहीं, इस भाव के साथ अगर ये चल रहा है तो हम उसके समर्थन में खड़े हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एचएनएन संवाददाता योगेश आर्य से खास बातचीत में आपदा प्रबंधन से लेकर आपदा सेवा पखवाड़ा अभियान और विपक्ष के आरोपों पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इस बार उपेक्षा से अधिक बारिश और आपदा देखने को मिली है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हर मोर्चे पर डटे हुए हैं, राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। ये खबर आपको बताई जा रही है, जहां प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से संवाददाता योगेश आर्य ने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बातचीत की। सीएम धामी लगातार मोर्चे पर डटे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष ने बातचीत के दौरान बताया है। एचएनएन संवाददाता योगेश आर्य से महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने खास बातचीत की है और कई सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी है। इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सेवा पखवाड़ा अभियान को लेकर भी चर्चा की। इसी के साथ विपक्ष के आरोपों पर भी करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इस बार अपेक्षा से अधिक बारिश और आपदा देखने को मिली है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हर मोर्चे पर डटे हुए हैं, राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एचएनएन संवाददाता योगेश आर्य से खास बातचीत की है। खास बातचीत में आपदा प्रबंधन से लेकर आपदा सेवा पखवाड़ा अभियान और विपक्ष के आरोपों पर करारा पलटवार भी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस बार अपेक्षा से अधिक बारिश और आपदा देखने को मिली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सर, आपदा की स्थिति को किस तरह देखते हैं? आपदा की गिरफ्त में है, लगातार आकलन भी किया जा रहा है। देखिए, इस बार बहुत व्यापक आपदा ही है। वर्षा तो होती थी, देवभूमि उत्तराखंड के लोग इसके लिए मानसिक रूप से तैयार भी रहते थे, लेकिन इस बार जिस प्रकार से बादल फटकर और बड़ी त्रासदी हो रही है वो बहुत ही दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार
सारे आपदा क्षेत्र पर नज़र रखे हुए हैं। त्वरित वहाँ पर जो आपदा सहायता दी जा सकती है उसको देने का प्रयास हो रहा है। सारे मार्ग बंद हैं, उनके खोलने का प्रयास हो रहा है। बड़ी संख्या में मार्ग खोल भी दिए गए हैं, लेकिन क्योंकि ऐसी आपदा है कि इसकी हमको कल्पना भी नहीं थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, पूरे प्रशासन तंत्र द्वारा, चाहे SDRF हो, चाहे NDRF हो, हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें हों, सब अपने क्षेत्रों में लगी हुई है। और मैं कह सकता हूँ कि धीरे धीरे लोग इसे उभरेंगे। धराली है, मतलब पौड़ी की घटना है, कल ही नंदानगर के अंदर बहुत बड़ा एक क्षति हुई है, तो ठीक प्रकार का मुआवजा सब लोगों तक पहुँचे उसके लिए हम प्रयास रहते हैं। भारत सरकार से भी ठीक प्रकार की जानकारी जो आपदा संबंधित है वो उनको भारत सरकार भी उसमें मॉनिटरिंग कर रहा है, तो हर प्रकार से सहायता देने का काम ये सरकार की ओर से बना रहेगा। अंदर मंत्रालय की टीम भी यहाँ पर आई, उन्होंने भी जो है तमाम जो है आकलन किया है। इसके बाद भी काफ़ी नुकसान जो है उसका देखने को मिला, लेकिन इसके आकलन को लेकर के किस तरह से केंद्र से आपकी बातचीत हो रही है और केंद्र किस तरह की जानकारियाँ आप हासिल कर रहे हैं? देखिए, अभी केंद्र की टीम आई थी, वो सब जगह होकर भी गई है, उसके बाद भी आपदा आई है, उसका भी आंकड़ा सब प्रकार का सर्वे कराकर भारत सरकार को देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं मुख्य प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूँ कि 1200 करोड़ रुपए की राशि उनके द्वारा स्वीकृत की गई है। प्रथम दृष्टया एक बहुत बड़ी, मैं कह सकता हूँ, राशि है। और क्योंकि जो भी क्षति हुई है, सेंटर की जो टीम आई थी, सेंटर की टीम के द्वारा जो आकलन जाएगा, उसके बाद और भी मुआवजा उत्तराखंड को प्राप्त होगा और ठीक प्रकार से सड़कें दुरुस्त हो जाएँ, जो हताहत हैं उनको मुआवजा मिल जाए, जो जिनके आवास क्षतिग्रस्त हो चुके हैं उनकी आवास की सुविधाएं हैं, उनका विस्थापन है, इन सारे विषयों पर आगामी दिनों में सब काम होगा। और मैं कह सकता हूँ कि अच्छी व्यवस्था आपदा की बन जाए, इसके लिए सरकार भी कटिबद्ध है। हम भी, क्योंकि हम दल के कार्यकर्ता हैं, हमने भी अभी प्रधानमंत्री का जो सेवा पखवाड़ा था उसको देवी आपदा सेवा पखवाड़ा के नाम से हमने उसको नाम दिया है। और हमने कहा कि जो हमारे सभी कार्यकर्ता जहाँ जहाँ ये आपदा आई है वहाँ हर प्रकार की सेवा के लिए वो तत्पर रहे। किस प्रकार से हम सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करने की आवश्यकता है और लोगों को इस आपदा से उबारने के लिए एक माहौल तैयार करने की आवश्यकता पर हम बल देंगे। लेकिन फौरी तौर पर जो राहत राशि जो है 1200 करोड़ जारी की गई है उसको नाकाफ़ी जो है विपक्ष लगातार बता रहा है। देखिए, विपक्ष के टाइम में तो भी आपदाएं आई हैं, कभी केंद्र ने किसी प्रकार की सहायता कभी दी नहीं। और क्योंकि मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति एक घनिष्ठ लगाव है, यहाँ की जनता, यहाँ के लोग प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास का भाव रखते हैं। और अभी क्योंकि प्रथम दृष्टया धनराशि आई है, बड़ी संख्या में धनराशि आएगी और आप भी महसूस कर रहे होंगे, आपदा जब भी आती है बहुत जल्दी आपदा से निपटने के सब तंत्र काम करते हैं। मार्ग खोले जाते हैं, स्कूलों की भवन को दुरुस्त करने के लिए प्रावधान किया जाता है और ख़ास तौर पर जो उनको आपदा में क्षति पहुंची है उनको ठीक प्रकार का मुआवजा मिल जाए, इसके लिए सरकार कटिबद्ध होती है। उस दिशा में हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन लोकतंत्र में एक बड़ा आरोप विपक्ष लगा रहा है वोट चोरी का, उसको आप कैसे देखते हैं कि लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, तरह तरह के सबूत भी पेश किए जा रहे हैं? देखिए, मुझे तो आश्चर्य होता है कि लोकसभा के मुख्य विपक्षी दल के नेता वही लोकतंत्र पर प्रहार कर रहे हैं। भारत का लोकतंत्र आज खड़ा है तो वह निर्वाचन आयोग का भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जब निर्वाचन आयोग मतदान कराता है, रिजल्ट घोषित करता है, तो ही लोकतंत्र को एक बल मिलता है। और आज जब कांग्रेस के लोग एक स्वायत्त संस्था पर आरोप लगाते हैं तो मन के अंदर एक ऐसा भाव आता है कि कांग्रेस किस दिशा की ओर जा रही है। कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए, उनके शासनकाल के अंदर जब जनादेश के विपरीत निर्णय हुए, इमरजेंसियाँ लगाई गई, तो वो भी जनादेश लोगों ने देखा है। आज राहुल गांधी जी की जिस प्रकार की गतिविधियां हैं, कई बार ऐसा लगता है कि गतिविधियां देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी, जो अपेक्षा नहीं की जा सकती है मुख्य विपक्षी दल से, उस लोकतंत्र को कमज़ोर करने की एक कड़ी के रूप में मैं देश को देखता हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि भारत के नागरिकों ने इस लोकतंत्र को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। स्वायत्त संस्थाएं आज वो निर्वाचन आयोग को कह रहे हैं, जब न्यायालय का विषय तो न्यायालय पर खड़ा करते हैं। आखिर किस पर विश्वास है? जहाँ वो जब जीत कर आते हैं, कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं, उस कर्नाटक में तो उनकी सरकार है, तो कहाँ उदाहरण, कौन सा उदाहरण आप दे रहे हैं, किस प्रकार के उदाहरण को आप व्यक्त कर रहे हैं? आज निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके जितने भी तथ्य थे सब बिना प्रमाणों के वो प्रमाणित कभी किए नहीं जा सकते हैं। कभी ईवीएम खराब हो गई, कभी ईवीएम पे प्रश्न खड़ा करना, वो दिन भूल जाते हैं जब इनके शासन में वोटर बॉक्स से चोरी कर दिए जाते थे, कैप्चर कर दिए जाते थे। ऐसे वातावरण को भी देश की जनता ने देखा है और मोदी जी के शासनकाल के अंदर आज के लोकतंत्र का जो मतदान की प्रक्रिया है वो भी देश की जनता देख रही है और देश की जनता बार बार कांग्रेस को सबक सिखा रही है। अभी जो बची कुछ स्थिति में कांग्रेस है, राहुल गांधी के इस वक्तव्य के बाद, इस प्रकार के घृणित
विषयों को उठाने के बाद लोकतंत्र को क्षति पहुंचाने का जो उनका भाव है, इसका आधार मैं कह सकता हूं कांग्रेस अब और धरातल की ओर जाएगी। मेरा अंतिम सवाल ये है कि लगातार जो है एनजीटी हो या हाई कोर्ट हो चेताने का काम कर रहा था कि बिंदाल नदी और रिस्पना नदी जो है उनके यहाँ से अतिक्रमण हटाया जाए, क्योंकि भयानक स्थिति हो सकती है। और हाल ही में बादल फटा तो वहाँ पर स्थिति देखने को भी मिली। आप कैसे देखते हैं कि इस पर कितनी जल्दी काम होना चाहिए? देखिए, बहुत जल्दी होना चाहिए और मैं देश की, अपने प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील भी करूँगा कि नदी नाले गदरे इनके किनारे जिनके आवास हैं उनको शिफ्टिंग की ओर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद अपने कीमती से समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, News7। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने आरोप लगाया है कि बिहार में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कर फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं और वास्तविक मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ये धांधली पकड़कर सामने रखी है, जहां एक ही मकान नंबर पर दर्जनों मतदाता दिखाए गए हैं और कई जगहों पर असली मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। फुरकान अहमद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह की मतदाता हेरफेरी लोकतंत्र के खिलाफ है। ये तो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने चोरी पकड़कर दिखा दी किस तरह वोटों की चोरी हो रही है। बिहार में लगभग 60 लाख के करीब वोट काट दिए गए। बहुत से जीरो मकान नंबर, जीरो कोई मकान नंबर होता नहीं, और एक नंबर 2 और बहुत से मकान नंबरों पर कई सौ वोट बने हुए। क्या एक रूम में 100 आदमी या 200 आदमी रह सकते हैं? नहीं, वो सब फर्जी वोट बने हुए। और जो हमारे क्या नाम इलाके थे उनमें वोट काट दिए गए, और जहां दूसरी पार्टी का बीजेपी का गढ़ था वहां फर्जी वोट बनाकर वो इलेक्शन कराना चाहते हैं, जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने पकड़े। और हमारी यही मांग है कि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, जो हमें वोट गिरने का अधिकार दिया, सबको ईमानदारी से वोट गिरने का अधिकार होना चाहिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकगीतों में प्रसिद्ध जोड़ी अजय दीवान के गाए हुए गीत एकजुट पहाड़ी भय को लोगों का खासा प्यार मिल रहा है। पद्मश्री और प्रसिद्ध लोक गायिका डॉक्टर माधुरी भरद्वाल ने भी गीत की जमकर सराहना की है। डॉक्टर माधुरी भरद्वाल ने कहा कि अजय दीवान की जोड़ी ने गीतकार शिव प्रसाद पोखरियाल जी की रचना को जीवंत कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने अजय दीवान की जोड़ी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर माधुरी भरद्वाल ने कहा कि इस जोड़ी ने शिव प्रसाद पोखरियाल जी के भावों को पुनर्जीवित कर दिया है। आपको बता दें कि डॉक्टर माधुरी भरद्वाल आकाशवाणी की पहली महिला म्यूजिक डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। वहीं इस गीत में संगीत दिया है संगीतकार रणजीत सिंह ने। वहीं इस गीत के मीडिया पार्टनर हैं ओहो रेडियो और HNN 24/7 न्यूज़ चैनल। HNN 24/7 न्यूज़ चैनल लगातार पहाड़ की संस्कृति और पहाड़ के कलाकारों की आवाज़ को बुलंद करता रहा है और निरंतर इस कार्य में संलग्न है। HNN न्यूज़ चैनल ने अपने फोक फनकार कार्यक्रम में के माध्यम से कई कलाकारों की पहचान दी है और लगातार पहाड़ की कला, संस्कृति और पहचान को लोगों तक पहुंचाया है। कितनी सुंदर भावना है, और अब वो भावना बहुत ज़रूरी है क्षेत्र में एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये शिव प्रसाद पोखरियाल जी की रिकॉर्डिंग है और ये आकाशवाणी नजीबाबाद में मैंने। मेरा नाम डॉक्टर माधुरी भरद्वाल है और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो लैंसडाउन में ही हुई है, और उसके बाद मैं जो है एक संगीत अध्यापिका के रूप में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज लैंसडाउन में भी रही, और बहुत सारे गीत और लोकगीत मैं उस समय बच्चों से करवाती थी। और गांव मेरा है यमकेश्वर ब्लॉक में, दमराड़ा मेरा मायका है, और गढ़मोला जो ढांगू ब्लॉक में है वहाँ मेरा ससुराल है। डॉक्टर मनुराज शर्मा लिखते थे, वो शर्मा ही लिखते थे। डॉक्टर मनुराज भरद्वाल जो हैं वो मेरे पति का नाम है, और वो
जो है मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और फिर वहीं वो प्रोफेसर भी हो गए थे, लेकिन शादी के बाद फिर वो हरियाणा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में फिर वो पढ़ाने लगे। उसके हाँ, जब हाई स्कूल करा मैंने तो मैं अपनी स्कूल में ही म्यूज़िक टीचर बन गई थी और पहली गढ़वाली महिला म्यूज़िक टीचर। उस ज़माने में लड़कियों के लिए गाना बजाना अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन मैंने जो है संगीत ये क्लासिकल म्यूज़िक बाहर जाके सीखा और तब मैं अपनी स्कूल में ही फिर वहाँ म्यूज़िक टीचर बन के आ गई। फिर हज़ारों लड़कियों को मैंने पढ़ाया। गर्ल्स इंटर कॉलेज था वो अभी भी है। और उसके बाद जो है 10 साल मैंने वहाँ सर्विस करी, 1 साल कोटद्वार में रही। तो उसके बाद फिर आकाशवाणी नजीबाबाद में भारत की पहली महिला संगीत निर्देशिका बनी मैं और 32 साल फिर वहाँ मैंने सर्विस करी। तो उसी में मैंने जो है ये बहुत सारे कलाकारों का रिकॉर्डिंग करी थी मैंने। वो लोकगीत ही गवाती थी मैं, लेकिन अगर उनका कोई अच्छा गीत है लिखा हुआ तो वो कहते थे कि इसको भी गा लें हम, तो मैंने कहती हाँ चलो गा लो। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि एक घर है और उसमें अगर लड़ते रहेंगे ना भाई बहन, तो वो घर कभी नहीं पनपता, है ना। तो उसी तरह से जो है ये जो दीवान जी और अजय भाई ने ये गीत गाया है, तो उसका भी लक्ष्य यही था, उसका जो भाव है वो भी यही था। और ये गीत जो है शिव प्रसाद पोखरियाल जी का मैंने 79-80 में मैंने रिकॉर्ड करा था ये आकाशवाणी नजीबाबाद में, और बहुत सुंदर उन्होंने गाया था। और मैं अक्सर सुनती थी इसको क्योंकि इसके भाव इतने अच्छे हैं ना कि अपने अपने भाई अपने ही हैं, इसलिए एक होके रहो। बहुत बड़ी इसमें लोगों को एक प्रेरणा मिली है और बहुत बड़ी उन्होंने एक सोच अपने समाज को दी है। तो ये सब चीज़ जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर जो है फिर मैंने देखा कि ये अजय भाई और दीवान जी ने फिर दोबारा से इसको गाया है, तो एकजुट होके रहो, है ना, हम सब एक हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर गाया है इसे, बहुत सुंदर, है ना, अपनों भाई अपनों ही जा, आहा, बहुत सुंदर। और क्यों अलग अलग क्यों हो रहे हो तुम, है ना, इस तरह से बहुत बड़ी सीख है अपने समाज के लिए। और फिर उन्होंने गाया इतना सुंदर है भावुक रूप में, जैसे शिव प्रसाद पोखरियाल जी ने गाया था वैसे उन्होंने भी गाया और बहुत सुंदर गाया। तो उनके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने उस जीवन को पुनर्जीवित कर दिया, जो पोखरियाल जी की भाव थे, उनकी जो भावना थी उनको पुनर्जीवित कर दिया। क्योंकि हर चीज़ को ना जो लिखता है, किसी रचना को रचनाकार होता है, वो जिस भाव में उसको गाता है दूसरा आदमी उस भाव में गाए नहीं गाए जरूरी नहीं है। कोई उसको भाव में डूब जाता है तब गा सकता है, कोई वैसे ही गा लेता है उसको, तो वो बात नहीं बनती फिर वो। लेकिन इन दोनों ने इतना बढ़िया गाया है इसको कि बिल्कुल मेरे को शिव प्रसाद पोखरियाल जी बिल्कुल उनकी छवि उसमें झलकती है उनके गाने में, इनके दोनों भाइयों के दोनों के। तो मैं कह रही हूँ कि ऐसे ऐसे बहुत और लोकगीत भी हैं, और भी गीत हैं बहुत सारे कवियों के, तो उनको भी इनको गाना चाहिए और जिससे समाज में एक अच्छी भावना जागृत हो और एक सीख मिले, अच्छी सीख। तो बहुत बहुत बधाई उन दोनों को। और मैं कह रही हूँ कि जुगराज रहें द्वी और खूब लंबी आयु इनको मिले और ईश्वर परमात्मा अच्छे काम इनसे करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।